डोमिनियन साम्राज्य के उन शहरों में से एक कहा जाता था जो कभी नहीं सोते। रात के समय भी लोग अभी भी पूरे शहर में घूमते, शराब पीते, पार्टी करते और काम करते देखे जा सकते हैं। हालांकि सामान्य समय के विपरीत जब राजधानी के आसपास शांतिपूर्ण माहौल रहता है, इस समय पूरे शहर में माहौल तनावपूर्ण है और तनाव का माहौल है। पूरे शहर में सैनिकों की मार्चिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं। आज रात गोल्डलीफ सिटी की सड़कों पर लाखों सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। ज्यादातर दुकानें बंद हो गई हैं। आज रात ज्यादातर आम लोग घर पर ही रहे। कुछ लोग युद्ध से डरे हुए थे। कुछ लोग पूरे साम्राज्य को कार्रवाई में देखने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि इको डोमिनियन साम्राज्य को युद्ध में भाग लेते हुए काफी समय हो गया था। मार्च। गोल्डलीफ सिटी के नागरिकों ने लाखों सैनिकों को राजधानी से जाते हुए देखा। कुछ लोगों ने सैनिकों को सलामी दी, यह जानते हुए भी कि कुछ सैनिक शायद कभी वापस न लौटें। लाखों सैनिकों को शहर से बाहर निकलते देख दो लोगों का एक परिवार अपनी बालकनी से सब कुछ देख रहा था। सैनिकों को हथियार लेकर शहर से बाहर जाते देख अपनी मां के बगल में खड़ा छोटा बच्चा उत्सुकता से भर गया और उसने पूछा, मां, वे कहां जा रहे हैं? 7 साल के छोटे लड़के ने पूछा। ये बहादुर लोग बुरे लोगों से लड़ेंगे और हमारे घर की रक्षा करेंगे। लड़के की मां ने कठोर मुस्कान के साथ जवाब दिया। मां, क्या वे हीरो हैं? लड़के ने मासूमियत से पूछा। उसे सिखाया गया था कि हीरो वे बहादुर लोग होते हैं जो बुरे लोगों से लड़ते हैं। हां, वे हीरो हैं, मां ने चेहरे पर एक उदास मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इस महिला के पिता एक सैनिक थे जो ड्यूटी के दौरान मारे गए। उनके पति भी लगभग 5 महीने पहले सेना में शामिल हुए थे। वह बस अपने दिल में प्रार्थना कर रही थी कि उसके पति को फ्रंटलाइन पर न भेजा जाए। उसने अपने पति के सुरक्षित घर लौटने की प्रार्थना की। गोल्डलीफ सिटी के बाहर इको डोमिनियन साम्राज्य का सम्राट शहर की दीवारों पर खड़ा था और अपने सैनिकों को शहर के बाहर इकट्ठा होते देख रहा था। यह युद्ध बहुत ही भयंकर होने वाला था। वह वासु पर भरोसा करके अपने पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल रहा था। डैक्स्टन को अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। वह ऑनरेकल अलायंस द्वारा प्रताड़ित किए जाने से थक चुका था। महाराज, उग्रसेन साम्राज्य ने तीनों मोर्चे पर 5 लाख सैनिक भेजे हैं। 5 लाख सैनिकों में से 10,000 शक्तिशाली ड्रैगनियन और ड्रैगन योद्धा हैं, जबकि महामहिम ने हेफेस्टस साम्राज्य में लगभग 2,50,000 सैनिक भेजे हैं। यह सुनकर डैक्स्टन ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाने से पहले आश्चर्य व्यक्त किया। वासु ने उन्हें बताया कि वह लगभग 5 लाख सैनिक भेजने जा रहा था, लेकिन उसने अपने वादे से ज्यादा सैनिक भेजे हैं। इसके अलावा महामहिम ने एक संदेश भेजा है कि वह व्यक्तिगत रूप से अग्रिम मोर्चे पर शामिल होंगे। यदि अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है तो उग्रसेन साम्राज्य अधिक सैनिक भेजेगा। अब सब कुछ उनकी पहली लड़ाई पर निर्भर करता है। मैं समझ गया। डैक्स्टन को उम्मीद नहीं थी कि वासु युद्ध में शामिल होगा। मीटिंग के दौरान भी वासु ने उन्हें कभी नहीं बताया कि वह इतनी जल्दी अग्रिम पंक्ति में शामिल हो जाएगा। डैक्स्टन को उम्मीद थी कि वासु अग्रिम पंक्ति में शामिल होने का फैसला करने से पहले प्रतीक्षा करेगा और दूसरे पक्ष की सैन्य शक्ति का परीक्षण करेगा। युद्ध में आमतौर पर पहले कुछ लड़ाइयां एक दूसरे की शक्तियों को परखने के लिए लड़ी जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वासु शुरू से ही दुश्मनों पर पूरी ताकत से हमला करने की योजना बना रहा था। यदि वह अग्रिम मोर्चे पर लड़ने जा रहा है तो मैं इको डोमिनियन साम्राज्य का सम्राट होने के नाते कैसे पीछे रहकर अपने महल में आराम कर सकता हूं, जबकि वह और लाखों अन्य सैनिक अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे होंगे। महाराज, आपका मतलब यह नहीं है? हां, मैं भी अग्रिम पंक्ति में जा रहा हूं, डैक्सटन ने उत्साहित मुस्कान के साथ कहा। भूत प्रेतों के आक्रमण के दौरान
डैक्सटन ने उग्रसेन सम्राट को अग्रिम पंक्ति में लड़ते देखा था। उस समय वासु ने डैक्सटन के मन में एक बड़ी छाप छोड़ी थी, और अब जब वह मजबूत हो गया था तो वह दिव्य ड्रैगन को कार्रवाई में देखने के लिए उत्साहित था। इस बार वह पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। यह सुनकर प्रधानमंत्री ने गहरी सांस ली और उन्हें फिर से सिरदर्द होने लगा। चूंकि सम्राट अग्रिम मोर्चे पर जा रहे हैं, इसलिए कई चीजों की तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें डैक्सटन की सुरक्षा, उसके आराम, उसके भोजन, आश्रय और अन्य सभी बुनियादी जरूरतों के बारे में चिंता करनी होगी। इन सभी की तैयारी में समय लगता है। महाराज, क्या हमें दोनों बुजुर्गों को अपने साथ लाना चाहिए? प्रधानमंत्री ने पूछा। दोनों बुजुर्ग 5वें क्रम के साधक थे जो महल में ही रहे और इको डोमिनियन साम्राज्य की रक्षा की। बहुत कम ही बार ये दोनों बुजुर्ग दिखाई देते थे। कोई जरूरत नहीं है, उन दोनों को पीछे रहकर राजधानी की रक्षा करनी चाहिए। अगर राजधानी गिर गई तो पूरा इको डोमिनियन साम्राज्य कुछ ही समय में गिर जाएगा। राजधानी एक साम्राज्य का मूल है, इसीलिए राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। महाराज, मेरा सुझाव है कि आप अपने साथ कम से कम एक बुजुर्ग को लेकर आएं। प्रधानमंत्री सम्राट की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे और चाहते थे कि कम से कम एक बुजुर्ग उनके साथ अग्रिम पंक्ति में आए। कौन जानता है कि दुश्मन किस तरह के राक्षसों को अग्रिम पंक्ति में भेज सकता है। सम्राट की सुरक्षा प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चिंता थी। अज्ञात के सामने उन्हें लगा कि उनके साथ एक बुजुर्ग को लेकर आना बेहतर और सुरक्षित होगा। डैक्सटन अपने प्रधानमंत्री को देखकर नाराज हो गया। वह जानता है कि उसका प्रधानमंत्री उसे तब तक परेशान करना बंद नहीं करेगा जब तक कि वह अपने साथ 5वें क्रम का साधक न ले आए। बुजुर्गों को ले जाने के बजाय किसी युवा को ले आओ। बुजुर्ग डैक्सटन और उसके पिता से भी ज्यादा उम्र के थे, जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। उसे लगा कि बूढ़ों को परेशान करने के बजाय युद्ध के मैदान में युवा खून को लाना बेहतर होगा। सांस। प्रधानमंत्री ने हार मानकर सिर हिलाया, लेकिन उन्हें अभी भी लगा कि दोनों में से किसी एक को लाना बेहतर विकल्प होता। ठीक है, दृश्य परिवर्तन। इको डोमिनियन साम्राज्य को 3 तरफ से खुद का बचाव करना पड़ा। इको डोमिनियन साम्राज्य के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऑन-रेकल एलायंस के सदस्यों ने इसे 3 दिशाओं से घेर लिया था। हेफेस्टस किंगडम के लिए भी यही कहा जा सकता है। हालांकि हेफेस्टस किंगडम में स्थिति बहुत अराजक है। हेफेस्टस किंगडम एक ऐसी जगह है जहां पूरे ध्रुव आइल महाद्वीप से वांछित अपराधी और समुदाय आते हैं। ऑन-रेकल एलायंस एक दिशा से हमला कर सकता है। ऑन-रेकल एलायंस इको डोमिनियन एम्पायर को उग्रसेन एम्पायर का सबसे बड़ा सहयोगी मानता है। अगर इको डोमिनियन एम्पायर गिर जाता है तो वे आसानी से युद्ध जीत सकते हैं। ऐसे विचारों के साथ लुक्का ने ऑन-रेकल एलायंस को जल्द से जल्द इको डोमिनियन एम्पायर को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। वह उग्रसेन सैनिकों के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचने से पहले इको डोमिनियन एम्पायर पर आक्रमण करना चाहता था। लुक्का को शायद ही पता था कि उग्रसेन एम्पायर ने पहले ही इको डोमिनियन एम्पायर में 5 लाख सैनिक भेज दिए थे। पूर्वी सीमा पर इको डोमिनियन साम्राज्य की सीमाएं मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य के साथ मिलती थीं, और ऑन-रेकल एलायंस के सदस्यों में से एक के रूप में मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य पूर्वी सीमा से इको डोमिनियन साम्राज्य में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा था। वे 1 घंटे में यहां आ जाएंगे। उन्हें आने दो। इस बार एक भी जीवित वापस नहीं जाएगा। एडम ने पूर्व दिशा की ओर देखते हुए अपनी महान तलवार खरीदी। आदम के पीछे 6 लाख की सेना खड़ी थी और दुश्मन का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही थी। कुछ सहायता चाहिए? एडम और अन्य लोगों ने ऊपर देखा
तो पाया कि एक चमकीली लाल रोशनी उनकी ओर उतर रही है। लाल रोशनी जमीन से 100 मीटर दूर जाकर रुक गई। जैसे ही रोशनी कम हुई, सभी लोग वासु को देख पाए। महाराज, आप यहां क्या कर रहे हैं? एडम ने लगभग वासु को उसके नाम से पुकारा। एडम को लगा कि वासु किसी और फ्रंट लाइन में शामिल हो जाएगा। यह मेरे लिए एक लंबी रात होने वाली है। अन्य 2 अग्रिम पंक्तियों के पास दुश्मन के आने से पहले अभी कुछ और घंटे हैं। वासु के शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह अन्य युद्ध क्षेत्रों में शामिल होने की योजना बना रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं आगे बढ़कर दुश्मनों को सीमा पार करने से पहले ही खत्म कर सकता हूं। कुछ नए सैनिकों को लगा कि वासु केवल दिखावा कर रहा है। यह सुनकर एडम ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। महाराज, मेरा सुझाव है कि आप अपनी ताकत बचाकर रखें। वासु एडम के पास उतरने से पहले मुस्कुराया। अगर वासु पूरी आने वाली सेना को भी खत्म कर दे तो उसके पास दूसरी लड़ाई के मैदानों में जाने के लिए ताकत और मन नहीं बचेगा। अगले ही पल एडम को कुछ महसूस हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और ऊंची आवाज में आदेश दिया, मेरे आदेश पर जादुई तोपें लोड करो। धनुर्धारी, तीर चलाने के लिए तैयार हो जाओ। इको डोमिनियन साम्राज्य और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य के बीच पूर्वी सीमा एक पहाड़ी क्षेत्र है। ऊंचे पेड़ों ने पहाड़ों को ढक रखा है। यह पूरा क्षेत्र कई जादुई जानवरों की प्रजातियों का घर है। इस क्षेत्र में रहने वाले जादुई जानवर ज्यादातर पहले या दूसरे क्रम के जादुई जानवर थे। इस क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर जादुई जानवर शाकाहारी जादुई जानवर थे और ज्यादातर शाकाहारी जादुई जानवर स्वभाव से शांत होते हैं। ये जादुई जानवर अगर लोगों के बड़े समूह को देखते हैं तो भाग जाते हैं। जब तक उन्हें उकसाया न जाए, वे हमला नहीं करेंगे। 6 लाख से अधिक सैनिकों की उपस्थिति को महसूस करते हुए इन जादुई जानवरों ने खुद को दूर और छिपा लिया। पहाड़ों और घने जंगल के बीच एक रास्ता इको डोमिनियन साम्राज्य और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य को जोड़ता था। इस रास्ते का इस्तेमाल ज्यादातर साहसी, दुष्ट किसान, डाकू, व्यापारी और यात्री करते थे। लेकिन अब युद्ध के कारण इस रास्ते पर कोई नहीं था। यह जानते हुए कि यह रास्ता युद्ध का मैदान बन जाएगा, कोई भी इस रास्ते से यात्रा नहीं करता था। यहां तक कि यात्रियों को लूटकर और मारकर अपना जीवन यापन करने वाले पहाड़ी डाकुओं के पास भी जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके लिए युद्ध समाप्त होने तक व्यापार बंद हो चुका था। इको डोमिनियन साम्राज्य और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य दोनों ने भी अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं और किसी को भी इस रास्ते से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी थी। 6 लाख की सेना चुपचाप मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सेना के आने का इंतजार कर रही थी। जनरल एडी, आप भी यहां हैं। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। एडीवुड ऑनर्ड परिवार का कमांडर और एडम का दाहिना हाथ है। जब वासु पहली बार अवनी के माता पिता से मिलने आया था, तब वह एडी से मिला था और उसके साथ लड़ा था। अपनी लड़ाई के अंत में उन्होंने ऑनर्ड परिवार की आधी हवेली को नष्ट कर दिया। एडी एक ऐसा व्यक्ति है जो एडम को धोखा देना पसंद करेगा। उसकी वफादारी ऑनर्ड परिवार और एडम के साथ है। महाराज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे याद रखेंगे। एडम से एडी को वासु की असली पहचान पता चली थी। उसने सोचा कि इतना हाई प्रोफाइल आदमी उसे याद नहीं रखेगा। बेशक मुझे तुम याद हो। मुझे अभी भी वह झगड़ा याद है जो उस दिन हुआ था। यह सुनकर एडी को आधा नष्ट हो चुका ओनार्ड परिवार का घर और वासु द्वारा भूतों के आक्रमण के दौरान की गई चीजें याद आ गईं। महाराज, आपका यहां हमारे साथ होना बहुत अच्छा है। एडी ने वासु को एक व्यक्ति सेना के रूप में देखा। जब तक वासु यहां था, उनकी जीत पक्की थी। मुझे परवाह नहीं कि हम किस तरह के राक्षसों का सामना करने जा रहे हैं। भले ही दुश्मन लाखों सैनिक भेजे,
फिर भी हम उनकी वजह से जीतेंगे? एडी ने वासु को देखते हुए सोचा। पिताजी, बूढ़ा आदमी टोबियास कहाँ है? टोबियास वही बूढ़ा पिशाच है जिसने वासु को रूनों के बारे में सिखाया था। टोबियास की शिक्षाओं के कारण वासु बहुत कम समय में 3 सितारा रून मास्टर बनने में सक्षम हो गया। अगर एडी को एडम का दाहिना हाथ माना जाता है तो बूढ़ा आदमी टोबियास एडम का बायां हाथ है। बूढ़ा पिशाच टोबियास बुद्धिमान, मजबूत और शक्तिशाली है। वासु उसे देखने के लिए उत्सुक था। किसी को अपोगेल शहर में ही रहना चाहिए। अपोगेल शहर वह जगह है जहां ऑर्नार्ड परिवार की हवेली स्थित थी। चूंकि एडम ने अपनी पूरी सेना को इस युद्ध के मैदान में लाया था, इसलिए टोबियास अपोगेल शहर में ही रहेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शहर सुरक्षित है। कुछ मिनट तक चुपचाप प्रतीक्षा करने के बाद वासु, एडम, एडी और कुछ अन्य संवेदी साधकों ने महसूस किया कि कुछ प्राणी ठंडे और काले आभा वाले होकर पूर्व दिशा से उनकी ओर आ रहे हैं। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद सभी ने कुछ कंकालों को अपनी दिशा में उड़ते हुए देखा। करीब से देखने पर सभी ने पाया कि ये कंकाल मरे हुए जादुई पक्षी थे। ऐसा लगता है कि दुश्मन ने नेक्रोमैंसर को अपने साथ खरीद लिया है। युद्ध के मैदान में नेक्रोमैंसर का इस्तेमाल करना दुर्लभ था। इस दुनिया में नेक्रोमैंसर एक ऐसा पेशा है जिसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। नेक्रोमैंसर को एक खौफनाक और निम्न स्थिति वाली नौकरी के रूप में देखा जाता है। नेक्रोमैंसरों में मृतकों को जीवित करने और उन्हें मरे हुओं में बदलने की क्षमता होती है। अगर किसी नेक्रोमैंसर को युद्ध के मैदान में लाया जाता है तो वह मृत सैनिकों को मरे हुओं में बदल सकता है और मरे हुओं को युद्ध जारी रखने के लिए मजबूर कर सकता है। कई गुट इसे एक घटिया चीज मानते हैं, इसलिए वे अपने साथ कोई नेक्रोमैंसर नहीं लाते। कुछ राज्य और साम्राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नेक्रोमैंसर और डार्क मैज पर प्रतिबंध लगा दिया है। कम से कम 10,000 मरे हुए लोग हमारी ओर बढ़ रहे हैं। इससे एडम और वासु यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम थे कि दुश्मन के पास 100 से अधिक नेक्रोमैंसर थे। पिताजी, मुझे उनसे निपटने दो। एडम ने बस अपना सिर हिलाया और वासु को पहले कार्य करने की अनुमति दी। इन मरे हुओं की रैंक उतनी ऊंची नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा ये मरे हुए लोग शिखर द्वितीय क्रम या शुरुआती तृतीय क्रम के थे, जबकि ज्यादातर मरे हुए लोग प्रथम क्रम के थे। सबकी निगाहों के सामने वासु मरे हुओं के रास्ते के सामने खड़ा हो गया। उसी समय उसके शरीर से लाल बिजली निकलने लगी। लाल बिजली उसके शरीर के चारों ओर सांपों की तरह नाचने लगी। उसके शरीर के चारों ओर और भी लाल बिजली इकट्ठी हो गई। एक निश्चित बिंदु के बाद सभी ने वासु के पूरे शरीर को लाल बिजली जैसे बिजली के कवच से ढका हुआ देखा। लाल बिजली ने उसके पूरे शरीर के चारों ओर लाल बिजली की त्वचा बना दी थी। वे आ रहे हैं। मरे हुए लोग वासु के पास पहुंचे। मरे हुए लोग अपने सामने मौजूद खतरे को भांपने में विफल रहे। जैसे ही वे लोग वासु के 50 मीटर के दायरे में आए, उसने अपनी उंगलियां चटका दीं। अगले ही पल भयंकर लाल बिजली कड़कने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वासु के शरीर से लाल बिजली के सांप निकले और मरे हुओं पर हमला करने लगे। धमाका, धमाका, धमाका। जब भी क्रिम्सन लाइटनिंग सांप किसी मरे हुए व्यक्ति के शरीर को छूते थे तो मरे हुए व्यक्ति के शरीर तुरंत गुब्बारे की तरह फट जाते थे। जब क्रिम्सन लाइटनिंग स्नेक तेजी से मरे हुओं को नष्ट कर रहे थे, वासु को दुश्मन के भीतर एक शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने जो आभा महसूस की वह एक शक्तिशाली शिखर 5वें क्रम के साधक की थी। उसने जो आभा महसूस की वह ठंडी, हिंसक और खून की प्यासी थी। ऐसा लग रहा था मानो आभा खून की तलाश कर रही हो। मुझे लगता है अब मुझे भी गंभीर हो जाना चाहिए। स्टॉर्म मार्शल क्लास का निष्क्रिय बूस्ट सक्रिय हो गया है।
मेजबान का मान अस्थायी रूप से 50% बढ़ गया है। बिजली और हवा प्रकार के हमलों की शक्ति 50% बढ़ गई है। आपकी चपलता 300 प्लस बढ़ गई है। तूफान उड़ान, बिजली कवच, क्रिम्सन लाइटनिंग डैश, नील, आपने स्टॉर्म फ्लाइट को सक्रिय कर दिया है। तूफान के कारण स्टॉर्म फ्लाइट से मिलने वाली चपलता दोगुनी हो गई है। आपने 200 से अधिक चपलता अंक प्राप्त कर लिए हैं। नील, आपने लाइटनिंग आर्मर सक्रिय कर लिया है। आपकी रक्षा बढ़ गई है। आपने 100 से अधिक ताकत प्राप्त कर ली है। नील, आपने क्रिम्सन लाइटनिंग डैश सक्रिय कर दिया है। प्रति सेकंड 20 से अधिक मैना का उपभोग करके आपने 200 से अधिक चपलता अंक प्राप्त किए हैं। वासु ने इन्फर्नो ओवरड्राइव और ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने से खुद को रोकने का फैसला किया। उसे लगा कि एक ही समय में उन 2 किलों को सक्रिय करना एक अतिशयोक्ति होगी। अब जब वह पीक तीसरे ऑर्डर पर पहुंच गया है, तो उन 2 कौशलों को सक्रिय किए बिना भी वह किसी भी पीक 5वें ऑनर्डर कल्टीवेटर से निपट सकता है। जब तक दुश्मन के पास मिड 6ठे ऑनर्डर पावर हाउस के आंकड़े न हों, वासु को चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इस महाद्वीप में स्वर्ग के नियम के कारण 6ठे क्रम के साधक के लिए भी अपनी मूल शक्तियों को बरकरार रखना असंभव है। एडम, एडी और अन्य लोगों ने महसूस किया कि वासु के इर्द गिर्द की आभा हर गुजरते सेकंड के साथ मजबूत होती जा रही है। ये देखकर वासु को यकीन हो गया कि वासु ने दुश्मन सैनिकों में एक मजबूत उपस्थिति को महसूस किया होगा। आज हम सब अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी पत्नियों, अपने माता पिता, अपने जन्म स्थान और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि हम इस युद्ध को लड़कर ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। तारों भरे आकाश के नीचे हम बिना किसी डर के अपने दुश्मनों का सामना करेंगे। मृत्यु को अपना मित्र बनाकर हम इस युद्ध के मैदान में अमर हो जाएंगे। अब अपनी तलवारें, भाले और धनुष उठाओ और मेरे पीछे युद्ध के मैदान में आओ। एडम के भाषण ने उसके पीछे खड़े हर सैनिक को प्रभावित किया। उसके जोशीले शब्दों को सुनकर उनका खून खौल उठा और वासु को मरे हुओं को ऐसे नष्ट करते देखकर सैनिकों को वह साहस नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। अपने परिवार के लिए लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ो। सभी सैनिक एडम और एडी के साथ दहाड़ते हुए एडम के पीछे पीछे दुश्मन की ओर बढ़े। दूसरी तरफ मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिकों ने भी अपनी तलवारें ऊंची उठाईं और अपनी मार्चिंग की गति बढ़ा दी। जल्द ही दोनों पक्षों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। यह इस युद्ध की आधिकारिक शुरुआत होगी। इस बीच न्यू मून वुडलैंड से 15 मील दूर डैक्सटन टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके आ गया था। महाराज, ऐसा लगता है कि हम पहले ही देर कर चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, जिन्हें जबरदस्ती घसीटा गया था। हालांकि वे युद्ध के मैदान में आना नहीं चाहते थे। चलो जल्दी करो, हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकते। डेक्स्टन ने अपने प्रधानमंत्री को एक उत्साहित बच्चे की तरह घसीटा। मरे हुओं से निपटने के बाद वासु सेना में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय वह हवा में खड़ा रहा और देखता रहा कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ने वाले हैं। इस बीच दुश्मन कमांडर, जो एक जानवर था, ने दहाड़ते हुए एडम पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। दुश्मन कमांडर 2.5 मीटर लंबा था। उसका शरीर मांसल था। उसकी त्वचा का रंग सांवला था और चेहरा डरावना था। उसके सामने एडम एक किशोर लड़के की तरह लग रहा था, भले ही एडम लंबा और मांसल था। उसके चारों ओर एक हिंसक आभा थी। दुश्मन कमांडर की शक्ल डरावनी थी। उसके शरीर पर कई छोटे बड़े निशान थे। उसने सिल्वर चेस्ट प्लेट पहनी हुई थी। उसने अपनी बाहों और कंधों पर कोई सुरक्षा कवच पहनने की जहमत नहीं उठाई थी। अगर वासु को दुश्मन कमांडर का वर्णन करना होता तो वह कहता, बदमाश हिंसक जानवर। एक जानवर आदमी होने के नाते दुश्मन कमांडर इंसानों से ज्यादा लंबा था। उसकी मांसपेशियां
कच्ची शक्ति और ताकत से भरी हुई थीं। उसके उन लंबे निशानों में उन अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों को दर्शाया गया था जो उसने वर्षों तक लड़ी थीं। झनकार। एडम ने दुश्मन कमांडर के हमले को अपनी महान तलवार से रोक दिया, जिसका वजन कई टन था। फिर भी एडम को महान तलवार का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं हुई। जब दोनों हथियार आपस में टकराए तो आग की चिंगारी निकली। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा मिस्टर एडम। जानवर आदमी ने एडम की ओर देखते हुए मुस्कुराया। लॉसन, मैं देख रहा हूं कि तुम स्वस्थ हो। एडम ने लॉसन को लात मारी, लेकिन जानवर आदमी ने एडम की लात को आसानी से रोक दिया। मिस्टर एडम, पिछले कुछ सालों में आप कमजोर हो गए हैं। मैंने सुना है कि आप एक पारिवारिक व्यक्ति बन गए हैं। क्या यह सच है? लॉसन द्वारा अपने परिवार का जिक्र सुनकर एडम का चेहरा काला पड़ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि लॉसन सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था। एडम को शांत देखकर लॉसन निराश और बहुत दुखी हुआ। लॉसन ने एक कदम पीछे हटकर फिर से एडम पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। एडम ने हमले को रोक दिया, लेकिन दुश्मन के हमले का असर उसकी दोनों भुजाओं पर महसूस हुआ। हमले के प्रभाव ने एडम को लगभग एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। झनकार। मिस्टर एडम, आप बदल गए हैं। इको डोमिनियन का लायन वाइल्ड कहां है? लॉसन ने फिर से एडम पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए पूछा। इस बार उसने अपने हमले में ज्यादा ताकत लगाई। जैसे ही एडम ने हमले को रोका, हमले का असर ग्रेट स्वॉर्ड से होते हुए उसकी भुजाओं तक पहुंच गया। एडम को लगा कि उसकी भुजाएं बहुत ज्यादा दर्द से सुन्न हो रही हैं। इस बार एडम अब और नियंत्रण नहीं रख सका और अपनी जगह पर टिक नहीं सका। उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। इससे एडम हैरान रह गया, क्योंकि पिछली बार जब वे लड़े थे तो उनके और लॉसन के पास समान साधना, रैंक और समान ताकत थी। एडम का हैरान चेहरा देखकर लॉसन को गुस्सा आया। उसने जमीन पर थूका और एडम को गहरी नफरत से देखा। दयनीय, मुझे लगता है कि जंगली शेर मर गया है। एक पारिवारिक व्यक्ति बनने से तुम्हारा संकल्प कमजोर हो गया है। लॉसन और एडम ने अपने युवा दिनों में कई बार लड़ाई की थी। लॉसन को मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर ने भेजा था, जबकि एडम इको डोमिनियन एम्पायर का प्रतिनिधित्व करता था। उस समय जब भी वे दोनों लड़ते थे, एडम जो अपने चरम पर था, हमेशा लॉसन को हराने में कामयाब होता था, भले ही उसके पास एडम से ज्यादा लोग और संसाधन थे। इसी सीमा पर वह और एडम कई बार लड़ चुके थे। हर बार जब वे लड़ते थे तो एडम लॉसन को इतनी बुरी तरह घायल कर देता था कि उसे महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता था। उन्नत उपचार गोलियों के साथ भी लॉसन को महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता था। उस समय लॉसन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जंगली शेर का सामना कर सकता था। लेकिन हर बार जब वे लड़ते थे तो वह हमेशा अपनी जान बचाकर भाग जाता था। समय के साथ लॉसन एडम को अपना दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी मानने लगा। एडम के लिए उसके दिल में गहरा सम्मान पैदा हो गया। एक जानवर आदमी के रूप में लॉसन शक्तिशाली लोगों का सम्मान करता था। एडम ने उसे हराकर उसका सम्मान अर्जित किया था, भले ही हालात उसके खिलाफ थे। अपनी आखिरी लड़ाई में एडम ने लॉसन को नहीं मारा। इसके बजाय उसने उसकी जान बख्श दी। एडम बेहोश लॉसन को मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सीमा तक ले गया। अगर एडम ने ऐसा नहीं किया होता तो लॉसन या तो खून बहने से मर जाता या फिर उसे कुछ जंगली जादुई जानवर खा जाते। हालांकि यह वही है जिससे लॉसन नफरत करता था। एक जानवर आदमी के रूप में लॉसन ने अपना पूरा जीवन एक योद्धा के रूप में जिया। लॉसन को कभी भी परिवार और दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ी। उनका जीवन प्रशिक्षण और प्रशिक्षण से भरा था। एक योद्धा के रूप में लॉसन का मानना था कि एडम को मारना, जो उसका दुश्मन और उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, अगले जीवन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा। लेकिन उसने जंगली शेर से दया दिखाने की उम्मीद नहीं की थी। लॉसन को यह बात बहुत बुरी लगती थी
जब भी लोग उस पर दया करते थे, उसे लगता था कि लोग उसे नीची नजर से देखते हैं। सालों बाद, करीब 2 दशक बाद, लॉसन आखिरी बार एडम का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर यहां आया था। लॉसन अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से बहुत निराश था, लेकिन यह वह एडम नहीं था जिसका सामना लॉसन करना चाहता था। यह एडम अपनी तीक्ष्णता खो चुका था। यह एडम जंग से भरा एक पुराना ब्लेड बन गया था। यह एडम सुस्त था और इसमें 2 दशक पहले वाले एडम जैसी लड़ने की भावना नहीं थी। लॉसन को यह बात नागवार गुजरी। उसने लगातार 2 दशकों तक सिर्फ इस पल के लिए खुद को प्रेरित किया। फिर भी उसका प्रतिद्वंद्वी अपने अतीत को छोड़कर एक पारिवारिक व्यक्ति बन गया था। इससे लॉसन को बहुत गुस्सा आया। तुम वो एडम नहीं हो जिसे मैं जानता हूं, उसे बाहर लाओ। मैं उस उग्र शेर का सामना करना चाहता हूं। पागलों जैसी मुस्कान के साथ लॉसन पागलों जैसा लग रहा था। उसने एडम की छाती पर लात मारी। एडम अपनी छाती के सामने अपनी तलवार रखकर हमले को रोकने में सक्षम था, लेकिन लॉसन के किक के प्रभाव से एडम उड़ गया। एडम कुचलकर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। टक्कर से उसके नीचे की जमीन मकड़ी के जाले की तरह फट गई और एक छोटा गड्ढा बन गया। बिना एहसास किए एडम के मुंह से खून की कुछ बूंदें निकलकर जमीन पर गिर गईं। एडम को लगा कि हमले से उसकी सारी पसलियां लगभग टूट गई हैं। वह और भी मजबूत हो गया है। हालांकि दोनों की साधना एक ही श्रेणी में थी। जबकि लॉसन नियमित रूप से अपने शरीर को प्रशिक्षित करता था, एडम ने अपने शरीर को किसी भी तरह के प्रशिक्षण से वंचित रखा था। शारीरिक प्रशिक्षण सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लॉसन को अपनी ताकत पर एक फायदा था। बिना किसी साधना के एक औसत इंसान की तुलना में बिना किसी साधना के एक औसत जानवर आदमी अधिक मजबूत था। जानवर आदमी मूल रूप से आधे जानवर और आधे इंसान थे। यही वजह है कि लॉसन के हमले इतने घातक और शक्तिशाली थे। एडम ने अपना सिर उठाया और लॉसन की ओर देखा, जो उससे 110 मीटर दूर था। अपने दाहिने कंधे पर बड़ी काली कुल्हाड़ी उठाए लॉसन धीरे धीरे एडम की दिशा में चल रहा था। कुछ सैनिकों ने दुश्मन के कमांडर को बिना किसी सुरक्षा के चलते देखा। सैनिकों ने दुश्मन के कमांडर को मारने की कोशिश की, जिससे इस लड़ाई का अंत उनकी जीत के साथ हो सके। लेकिन इससे पहले कि सैनिक लॉसन पर हमला कर पाते, आसमान से तीरों की बारिश होने लगी। पीछे मुड़कर देखें तो लॉसन के पीछे जादुई घोड़ों पर सवार 50 तीरंदाज लॉसन को किसी भी तरह के छिपे हुए हमले से बचा रहे थे। जब भी कोई दुश्मन सैनिक लॉसन के करीब आता, ये तीरंदाज तीर चलाकर सैनिकों को मार गिराते। लॉर्ड एडम, क्या आप ठीक हैं? कुछ सैनिकों ने लड़ाई रोक दी और एडम को खड़ा होने में मदद करने के लिए आगे आए। उनके शरीर का सहारा लेते हुए एडम लॉसन पर नजर रखते हुए खड़ा हो गया। मैं ठीक हूं। तुम लोग अन्य सैनिकों को मारने पर ध्यान दो। मैं इस आदमी को संभाल लूंगा। सैनिक झिझकते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एडम ताकत में लॉसन से मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हें यकीन नहीं था कि एडम दुश्मन कमांडर के खिलाफ जीत सकता है। अगर एडम को कुछ हो गया, जो कमांडर है, तो दुश्मन यह लड़ाई जीत जाएगा। यही बात मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के कमांडर के लिए भी कही जा सकती है। लॉर्ड एडम को इस आदमी से लड़ने दो। अगर उसे किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ी तो मैं लॉर्ड एडम के साथ रहूंगा। सैनिकों ने पीछे मुड़कर देखा और दूसरे कमांडर एडी को देखा, जो एडम का दाहिना हाथ था। एडी को देखकर सैनिकों को राहत महसूस हुई। ठीक है। इस बीच एडम ने एडी और सैनिकों के बीच की बातचीत को अनदेखा कर दिया। वह अपने दिल में जानता था कि वासु के अलावा यहां कोई भी लॉसन को नहीं मार सकता। एडम को लॉसन को हराने का भरोसा नहीं था। अतीत में उसने लॉसन को अनगिनत बार हराया है, लेकिन अब समय बदल गया है और लॉसन बहुत मजबूत हो गया है। हम यह नहीं जान पाएंगे कि मैं बिना कोशिश किए ऐसा कर सकता हूं या नहीं।
एडम को अपने से ज्यादा ताकतवर किसी का सामना करने में डर नहीं था। यह पहली बार नहीं था जब वह ऐसा कुछ करने जा रहा था, लेकिन यह वैसा ही था जैसा लॉसन ने पहले कहा था। एडम नरम हो गया था। अपने चरम पर वह जो क्रोध और हिंसा करता था, वह उसके चरित्र से बहुत पहले ही मिट चुका था। एडम अब एक अलग व्यक्ति था और उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। जीवन ने उसे अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद लेने का मौका दिया और एडम ने उस मौके का फायदा उठाया। इससे मुझे एक कथन याद आ गया जो मेरे बूढ़े पिता अक्सर कहा करते थे, आप जितने बड़े होते हैं आप उतने ही शांत होते जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवन आपको बहुत विनम्र बनाता है। आपको एहसास होता है कि आपने कितनी बकवास पर समय बर्बाद किया है। आप चीजों को उनकी असलियत के हिसाब से स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों के साथ दोस्ती और संबंध बनाने के लिए मजबूर करना बंद कर देते हैं और आप बस आगे बढ़ना सीखते हैं। हालांकि साधक लाखों साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अमर लोग भी समय और उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। एडम ने लॉसन को घूरते हुए सोचा। इन शब्दों को याद करते हुए एडम ने लॉसन को हराने के अपने दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। उसका समय अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एडम जीवन में बहुत सी चीजें करना चाहता था। एक जंगली शेर के रूप में उसके दिन भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन एक पिता के रूप में उसका जीवन, एक अद्विक के रूप में, एक पति के रूप में, एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में और एज अ हेड अभी भी खत्म होने से बहुत दूर है। आखिरकार जीवन परिवर्तन का नाम है। झनकार, झनकार, मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। ये कहते हुए लॉसन ने एडम पर एक विशाल भारी कुल्हाड़ी फेंकी। एडम की महान तलवार की तरह विशाल काली कुल्हाड़ी का वजन टनों में था और लॉसन को युद्ध के मैदान में इस भारी हथियार का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं थी। एडम जानता था कि भले ही उसने अपनी तलवार से हमले को रोक दिया हो, लेकिन वह हमले से घायल हो जाएगा, इसलिए वह दाईं ओर चला गया और हमले से बचने का फैसला किया। अतीत का आदम लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं है। यह कहते हुए लॉसन ने अपनी काली कुल्हाड़ी उसकी ओर खींची। कुल्हाड़ी के हैंडल से एक पतली, लगभग अदृश्य जंजीर जुड़ी हुई थी। जंजीर का दूसरा सिरा लॉसन के बाएं हाथ के चारों ओर लिपटा हुआ था। जंजीर को पकड़कर उसने अपनी कुल्हाड़ी पीछे खींची। समय लोगों को बदल देता है। मैं भी बदल गया हूं। अगर तुम भी खुद को बदल लेते तो मुझे खुशी होती, लेकिन अपने आप को देखो, तुम अब भी वैसे ही दिखते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व अब भी वैसा ही है। तुम में जरा भी बदलाव नहीं आया है। लॉसन ने हैंडल के अंत में लगी चेन का उपयोग करके विशाल कुल्हाड़ी को घुमाना शुरू कर दिया। विशाल कुल्हाड़ी को घुमाते समय उसने एडम को ठंडे अंदाज में देखा और जवाब दिया, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा बदलाव मुझे कमजोर बना देगा जैसा कि उसने तुम्हें किया है, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी एक जैसा ही रहना पसंद करूंगा। लॉसन ने हमेशा एक योद्धा की तरह जीवन जिया है। ऐसा नहीं है कि वह बदलना नहीं चाहता था। बात बस इतनी है कि एक योद्धा जिसने अपना पूरा जीवन मजबूत बनने और अपने विरोधियों पर हावी होने के उद्देश्य से जिया है, उसने कभी लड़ाई और प्रशिक्षण से परे जीवन के बारे में नहीं जाना या सोचा ही नहीं। लॉसन को लगता है कि अगर वह अपनी जीवन शैली बदलेगा तो वह एडम की तरह ही कमजोर हो जाएगा। लॉसन को नहीं पता कि एडम ने अपनी जिंदगी बदलने के बाद क्या खुशी पाई है, वह खुशी और शांति जो उसने पाई। लॉसन एडम के मौजूदा जीवन को बेकार समझता है। वह सोचता है कि मौज मस्ती और आनंद में डूबे रहना इंसान को कमजोर बनाता है। लॉसन ने कुल्हाड़ी एडम की ओर छोड़ी। विशालकाय काली कुल्हाड़ी बहुत तेज गति से एडम की ओर उड़ी। एडम समय रहते कुल्हाड़ी को चकमा देने में सफल रहा, लेकिन उसके पीछे लड़ रहे दो सैनिक इतने भाग्यशाली नहीं थे। काली कुल्हाड़ी उनके शरीर पर लगी। ईगल्स नेल बैंग! अगले ही पल दोनों के शरीर कुचल दिए गए। वे मानव मांस के गोले में बदल गए। उनके सिर पानी के गुब्बारे की तरह फट गए।
और उनके शरीर मांस के पेस्ट में बदल गए। जिन लोगों ने यह देखा वे डर से कांप उठे। लॉसन के पक्ष के सैनिक भी उससे दूर चले गए। उन्हें डर था कि कहीं अगली बार उसकी कुल्हाड़ी उन पर न गिर पड़े। लॉसन को यह देखकर गुस्सा आ गया कि वह चूक गया है। उसने अपनी कुल्हाड़ी वापस खींच ली। जैसे ही कुल्हाड़ी लॉसन के हाथ में वापस आई, उसने अपने सिर के ऊपर एक छाया देखी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने एडम की बड़ी तलवार को उसे 2 टुकड़ों में काटने के इरादे से उसकी ओर आते देखा। यह काफी नहीं है एडम, मुझे मारने की मंशा का एहसास नहीं हो रहा है। पिछली बार तो आप हत्या की मंशा से भरे हुए थे। यह कहते हुए लॉसन ने अपना बायां हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिया। उसके बाएं हाथ में बंधी जंजीरों ने हमले को रोक दिया। लॉसन को लगा कि उसका बायां हाथ झटके से सुन्न हो रहा है। उसे यकीन था कि उसके हाथ के कुछ हिस्से झटके से फट गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं दिखा। इस तरह का दर्द कुछ भी नहीं है। लॉसन ने शांति से हमले को रोका। तभी उसके दाहिने हिस्से से एक छाया उसकी आंखों के सामने आई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, छाया ने उसके चेहरे के दाहिने हिस्से पर मुक्का मारा और उसे उड़ा दिया। इससे पहले कि लॉसन जमीन पर गिर पाता, एडम ने अपनी कुल्हाड़ी से बंधी चेन पकड़ ली और लॉसन को अपनी ओर खींच लिया। लॉसन को लगा कि उसके शरीर को खींचा जा रहा है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एडम ने उसके पेट में लात मारी और उसे और अधिक बल से उड़ा दिया। टकराना। अगर लॉसन को चेन के जरिए कुल्हाड़ी से न जोड़ा जाता तो वह युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ उड़ जाता। लॉसन को चला गया और 10 मीटर दूर जमीन पर गिरा। आह! उसने खांसते हुए मुंह से खून निकाला। लॉसन खड़ा हुआ और उसने एडम को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे एडम कहीं नहीं मिला। मुझे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर लॉसन का पूरा शरीर डर से जम गया, क्योंकि एडम की ठंडी आवाज उसके बाएं कान तक पहुंची। लॉसन के प्रतिक्रिया करने से पहले एडम ने लॉसन को मारने के लिए अपनी बड़ी तलवार को सीधा घुमाया। जैसे ही ग्रेट स्वॉर्ड लॉसन को 2 टुकड़ों में काटने और उसका जीवन समाप्त करने वाला था, एक कंकाल शरीर लॉसन के सामने प्रकट हुआ और लॉसन के स्थान पर प्रहार को झेल लिया। टकराना। यह देखकर एडम खुश नहीं हुआ। कौन है यह? एडम ने पीछे हटते हुए पूछा। सर एडम, आपकी लड़ाई में दखल देने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। कृपया समझें कि मैं आपको हमारे कमांडर की जान लेने के लिए मजबूर कर सकता हूं। एडम ने अपनी दाईं ओर मुड़कर देखा तो एक महिला खड़ी थी, जिसका पूरा शरीर काले लबादे और काले हुड से ढका हुआ था। हुड की वजह से एडम उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाया। महिला के चारों ओर सैकड़ों मरे हुए और लाशें हैं। उसकी आभा अंधकारमय और भयावह थी। उसने अपने दाहिने हाथ में एक कंकाल का डंडा पकड़ रखा था। एडम बता सकता है कि उसकी महिला की त्वचा गोरी और पीली थी, लेकिन वह यह नहीं बता सकता था कि यह महिला मानव थी या किसी अन्य जाति की थी। इस बीच लॉसन ठीक हो गया था और एडम के साथ दूसरे राउंड के लिए तैयार था। हालांकि उसे यह पसंद नहीं था कि कोई उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप करे। लॉसन को यह पसंद नहीं था जब कोई उसकी लड़ाई में हस्तक्षेप करता था। चूंकि उसने हस्तक्षेप करके उसकी जान बचाई थी, लॉसन ने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन अगर वह एडम की जगह पर लड़ने की कोशिश करती या फिर से हस्तक्षेप करती तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करता। एडम, अब दूसरे राउंड का समय हो गया है। लॉसन ने एडम की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाई। एडम ने लॉसन का सामना करते हुए नेक्रोमैंसर पर नजर रखी, जो बिना उसकी जानकारी के उसके दाईं ओर आ गया था। उसे दोनों से सावधान रहना था। एडम बता सकता है कि यह नेक्रोमैंसर लगभग उसके जितना ही शक्तिशाली था। इस बीच महिला नेक्रोमैंसर धीरे धीरे एडम से पीछे हटने लगी और अपने मरे हुए लोगों और कुछ काले जादू का उपयोग करके दुश्मन सैनिकों को मारने पर ध्यान केंद्रित करने लगी। यह देखकर एडम ने राहत की सांस ली।
लॉसन से लड़ना उसके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल था। अगर उसे उसी समय इस नेक्रोमैंसर से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता तो वह निश्चित रूप से यहीं मर जाता। लॉसन ने एडम पर हमला किया। जब वह एडम से 1 मीटर दूर था तो उसकी दोनों मुट्ठियां चमकने लगीं। एडम बता सकता है कि वह अपनी दोनों मुट्ठियों पर अपना मन केंद्रित कर रहा था। जानवर तकनीक संख्या 8, ज्वलंत मुट्ठी। अगले ही पल लॉसन की दोनों मुट्ठियां आग की लपटों से भर गईं। आग की लपटों का लॉसन पर कोई असर नहीं हुआ। ये लो! लॉसन ने एडम को मुक्का मारा। एडम ने अपनी दोनों बाहें छाती पर टिका लीं और अपनी दाहिनी मुट्ठी को पकड़ लिया जो आग में डूबी हुई थी। टकराना! ओनार्ड परिवार का सिर पीछे की ओर धकेल दिया गया था, जबकि उसकी भुजाओं की त्वचा हल्की जल गई थी। अरे, यह बहुत दर्दनाक है। एडम ने लॉसन पर नजर रखते हुए हाथ हिलाया। वह बता सकता था कि लॉसन हर गुजरते सेकंड के साथ गंभीर होता जा रहा था। ऐसा लगता है जैसे मैं समय में पीछे लौट आया हूं। करीब 2 दशक पहले लॉसन ने एडम से इसी तकनीक का इस्तेमाल करके मुकाबला किया था। इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला है। जानवर तकनीक नंबर 7, दोषरहित टाइटन। लॉसन के शरीर के पीछे एक काले टाइटन की आकृति की एक भ्रामक छवि दिखाई दी। टाइटन 15 मीटर लंबा विशालकाय था। इसका पूरा शरीर काला था। इसके तीखे दांत और भेड़िए के पंजे थे। इसकी लाल आंखें चमक रही थीं। फ्लॉलेस टाइटन, यह नया है। जब हम पहले लड़ते थे तब उसने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। एडम लॉसन के पूरे शरीर को चमकता हुआ देखकर सतर्क हो गया। उसी समय उसने महसूस किया कि उसका आभा मंडल तेजी से मजबूत हो रहा है। अच्छा काम किया रूबी। लॉसन को बचाने के लिए उत्तर देने वाले नेक्रोमैंसर का नाम रूबी था। युद्ध के मैदान में मची अफरा तफरी के बीच रूबी और उसके बगल में बैठा आदमी आराम से खड़े होकर छोटी छोटी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दुश्मन सैनिकों की कोई परवाह नहीं थी। उनका दिमाग पूरी तरह से चिंता मुक्त था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके मरे हुए लोग भी वही काम कर रहे थे। मरे हुए लोग सैनिकों को खत्म कर रहे थे। जब भी मरे हुए लोगों की संख्या कम होने लगती, रूबी और दूसरे साथी नेक्रोमैंसर युद्ध के मैदान में पड़े मृत सैनिकों को मरे हुए लोगों में बदल देते। इस तरह यह दुष्चक्र जारी रहता। ऐसा नहीं है कि रूबी और दूसरे नेक्रोमैंसर हमेशा ऐसा करते रह सकते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में मैना खर्च होता है, और चूंकि लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए उनमें से किसी को भी मैना खत्म होने की चिंता नहीं थी। रूबी की तरह ही इस युद्ध के मैदान पर मौजूद हर दूसरे नेक्रोमैंसर ने एक काला लबादा पहना हुआ था जो उनके पूरे शरीर को ढक रहा था और उनके चेहरे को हुड के नीचे छिपा रहा था। लॉसन के पक्ष में कोई भी नहीं जानता था कि रूबी और दूसरे नेक्रोमैंसर कैसे दिखते हैं। सैनिक नेक्रोमैंसरों से डरते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। नेक्रोमैंसर सामाजिक रूप से घुलने मिलने में भी उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वे सेना में दूसरों से भी दूरी बनाए रखते थे। जावी, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? रूबी ने लॉसन और एडम को देखते हुए पूछा। इस लड़ाई से पहले लॉसन ने उन्हें बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वे उसके रास्ते में ना आए। यह उसकी लड़ाई थी और सिर्फ उसकी लड़ाई थी। लॉसन के एडम से लड़ने से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की तरफ से किसी में लॉसन के खिलाफ जाने की हिम्मत या ताकत नहीं थी। दुर्भाग्य से नहीं। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एडी जितना मैंने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रहा है। उसे खत्म करने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। यहां आने से पहले लॉसन ने झावी को, जो एक और शक्तिशाली नेक्रोमैंसर था, एडम के दाहिने हाथ एडी वुड को मारने का काम सौंपा था। लेकिन एडी लॉसन
और अन्य लोगों की अपेक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रहा है। रूबी ने एडी की तरफ देखा तो उसने पाया कि वह आसानी से झावी के मरे हुए लोगों को नष्ट कर रहा है। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? रूबी जानती थी कि झावी उसके पास तब तक नहीं आएगा जब तक उसे किसी मदद की जरूरत न हो। वह छोटी छोटी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं था। नेक्रोमैंसरों को खास तौर पर सामाजिक मेल जोल पसंद नहीं था। वे शांत जगह पर रहना और चुपचाप काम करना पसंद करते थे। कुछ नेक्रोमैंसर केवल तभी बोलते थे जब बहुत जरूरी होता था। सांस, कृपया इस बार मेरी मदद करें। जावी को रूबी से मदद मांगने में शर्म महसूस हुई। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को जानते थे और पहले भी साथ काम कर चुके थे, लेकिन जावी को रूबी से मदद मांगने में बहुत शर्म महसूस हुई क्योंकि रूबी उसकी जूनियर थी। फिर भी वह इतनी प्रतिभाशाली है कि इतने कम समय में ही उसके बराबर मजबूत बन सकती है। तुम्हें पता है कि मैंने इस महीने में तुम्हारी 2 बार मदद की है। तुम मुझे कब पैसे दोगे? नेक्रोमैंसर समुदाय में कोई भी एक दूसरे की मुफ्त में मदद नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से झावी को मदद पाने के बदले में कुछ देना होगा। सांस, तुम क्या चाहते हो? जावी ने पीछे देखते हुए पूछा। एडी ने लगभग अपने सभी मरे हुओं को नष्ट कर दिया था। यह देखकर उसका दिल दुख रहा था। इन मरे हुओं को पालने में उसे सालों लग जाएंगे। उसकी सालों की मेहनत गोभी की तरह कट रही थी। पिछली बार तुमने मुझे 100 मन पत्थर देने का वादा किया था। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना सबसे शक्तिशाली काला मंत्र दो। क्या? यह तो बहुत ज्यादा है। जावी रूबी को इतनी कीमती चीज देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वासु के विपरीत, जिसके पास हर बार एक नए क्रम पर पहुंचने पर अपने कौशल रैंक को अपग्रेड करने की प्रणाली थी, इस दुनिया के साधकों को उच्च क्रम कौशल खोजने और सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खासकर रूबी और झावी जैसे नेक्रोमैंसर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई समर्थन नहीं है। उनके पास लाइब्रेरी तक पहुंच नहीं थी जहां से वे जो भी कौशल सीखना चाहते थे उसे सीख सकें। इसके बजाय उन्हें साम्राज्य से उच्च क्रम कौशल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त योग्यता अंक अर्जित करने पड़ते थे। तो फिर भूल जाओ। मुझे यकीन है कि तुम एडी को हराने का कोई रास्ता खोज लोगे। मैं वहां जा रही हूं। रूबी ने दूर जाने का नाटक किया। जेबी ने रूबी को रोकने से पहले एक पल के लिए अपने दांत पीस लिए। रुको, मैं सहमत हूं। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हें अपनी 4 ऑर्डर डार्क मिस्ट स्किल बुक दूंगा। हो गया। रूबी इस कौशल को सीखने के लिए उत्साहित थी। वह जो कौशल जानती थी वह तीसरे क्रम का डार्क मिस्ट कौशल था। वह पिछले कुछ समय से अपने डार्क मिस्ट कौशल को चौथे क्रम में अपग्रेड करना चाहती थी। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। मैं वापस जाकर और भी मरे हुए लोगों को बनाना चाहता हूं। रूबी को अपना ज्यादातर समय शक्तिशाली मरे हुए लोगों को बनाने में बिताने की आदत थी। ज्यादातर समय वह कब्रिस्तान में मजबूत मरे हुए लोगों को बुलाने की कोशिश करती रहती थी। पिछली बार तुमने मुझे 100 मन पत्थर देने का वादा किया था। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना सबसे शक्तिशाली काला मंत्र दो। क्या? यह तो बहुत ज्यादा है। तो फिर भूल जाओ। मुझे यकीन है कि तुम एडी को हराने का कोई रास्ता खोज लोगे। मैं वहां जा रही हूं। रूबी ने दूर जाने का नाटक किया। जेबी ने रूबी को रोकने से पहले एक पल के लिए अपने दांत पीस ली। रुको, मैं सहमत हूं। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हें अपनी 4 ऑर्डर डार्क मिस्ट स्किल बुक दूंगा। हो गया। रूबी के उत्साहित चेहरे को देखकर झावी उदास हो गया। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। झावी अपनी किस्मत को कोसने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे एडम के दाहिने हाथ को मारने का मिशन क्यों दिया गया? वह जानता था कि अगर उसने कमांडर की बात नहीं मानी तो उसे मार दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही था और कौन गलत।
उच्च अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि झावी जैसे 100 या 1000 लोग भी मारे गए। झावी का मानना था कि रूबी को यह मिशन दिया जाना चाहिए था। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। मैं वापस जाकर और अधिक मरे हुए लोगों का निर्माण करना चाहता हूं। रूबी के बेपरवाह रवैये को देखकर झावी को गुस्सा आया। रूबी ने अपने हाथ में हड्डी का डंडा लहराकर एक ऐसा जादू किया जिसे हर नेक्रोमैंसर जानता है। मरे को बुलाना। रूबी के नीचे एक काला जादू का घेरा बन गया। गोल जादू का घेरा चमक रहा था। जादू का घेरा 5 मीटर बड़ा था। अगले ही सेकंड में 20 कंकाल जादुई घेरे से बाहर निकलने लगे। प्रत्येक मरे हुए कंकाल ने प्रथम श्रेणी का कवच पहना हुआ था और उसके पास प्रथम श्रेणी का हथियार था। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। मरे हुए लोगों का आकार 2 मीटर से लेकर 1 से 5 मीटर तक था। मरे हुए लोगों में से ज्यादातर पुरुष थे। उनमें से कुछ ही महिलाएं थीं। रूबी ने दुश्मन सैनिकों से लड़ने के लिए पहले जिन सामान्य मरे हुओं को बुलाया था, उनकी तुलना में ये मरे हुए बहुत शक्तिशाली थे। यहां तक कि सबसे कम ताकतवर मरे हुए में भी शुरुआती तीसरे क्रम के साधक की शक्ति थी, जबकि सबसे मजबूत मरे हुए में शीर्ष तीसरे क्रम की शक्ति थी। इतने सारे शक्तिशाली मरे हुओं का सामना करना एडी जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी मुश्किल होगा। एडी वुड के लिए एक ही समय में इतने सारे मरे हुओं को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। रूबी के प्रति झावी की सारी शिकायतें, गुस्सा और असंतोष 20 शक्तिशाली मरे हुओं को देखकर गायब हो गया। झावी ने पहले से ही कुछ 100 मरे हुओं को बुला लिया था और उन मरे हुओं को एडी पर हमला करने और उसे व्यस्त रखने का आदेश दिया था। रूबी की मदद से वह एडी को मारने और अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम होगा। क्या बकवास है? सभी मरे हुए लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? मरे हुए लोगों के हमलों से बचते हुए एडी ने अपनी आंखों के कोने से एडम की दिशा में देखा। एडी ने एडम की मदद करने की योजना बनाई है। अगर एडम पर कई विरोधियों द्वारा हमला किया गया या लॉसन ने उसे मारने का प्रयास किया। जैसे ही एडम और लॉसन की लड़ाई शुरू हुई, एडी ने खुद को कुछ 100 मरे हुओं से घिरा हुआ पाया। इन कुछ 100 मरे हुओं से निपटना आसान था। चीजों को जटिल बनाने वाली बात थी अंधेरे मंत्र जो कुछ मरे हुए जादूगरों ने खुद को छिपाते हुए इस्तेमाल किए थे। ईगल्स नोव प्रत्येक डार्क स्पेल एडी के लिए व्याकुलता का स्रोत था। कभी कभी मरे हुए जादूगर एक डार्क स्पेल डालते थे जिससे वह भ्रमित महसूस करता था। कभी कभी डार्क जादूगर डार्क स्पेल का उपयोग करते थे जो उसे अस्थायी रूप से शाप देते थे। का अभिशाप, ठंडर अभिशाप, मरे हुओं का अभिशाप। यद्यपि मरे हुए जादूगरों के किसी भी मंत्र ने उसे वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये मंत्र मच्छरों की तरह थे जो लगातार उसे काट रहे थे और उसे विचलित कर रहे थे। मैं इससे तंग आ चुका हूं। निराश होकर ओनार्ड हाउस के दाहिने हाथ एडी ने अपनी दाहिनी मुट्ठी में मैना को इकट्ठा करने के बाद जमीन पर मुक्का मारा। टकराना! मुक्का लगने से एडी के चारों ओर एक शॉक वेव फैल गई। एडी के बहुत करीब मौजूद कुछ मरे हुए लोग तुरंत गिर गए क्योंकि उनके नीचे की जमीन फट गई, जबकि अन्य मरे हुए लोगों ने शॉक वेव महसूस की और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। अवसर पाकर एडी ने अपनी जेब से कई त्रिकोणीय आकार की धातु की वस्तुएं निकाली। ये क्या है? झावी ने उलझन में पूछा। रूबी भी उलझन में दिखी। इस बीच एडी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ त्रिकोणीय आकार की धातु की वस्तुओं को अपने चारों ओर फेंक दिया। वह वास्तव में तंग आ चुका था। इन मरे हुओं ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि उसने इन त्रिकोणीय धातु की वस्तुओं का उपयोग करने का फैसला किया। जैसे ही त्रिकोणीय धातु की वस्तुएं जमीन पर गिरीं, वे चमकने लगीं। अगले ही पल सभी त्रिकोणीय धातु की वस्तुएं फट गईं। बूम! बूम!
अचानक हुए विस्फोट ने रूबी, जावी और एडी के आसपास के मरे हुए लोगों को बिना तैयारी के छोड़ दिया। विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि सभी 100 मरे हुए लोगों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन यह किसी भी चौथे या तीसरे क्रम के साधकों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एडी के इर्द गिर्द विस्फोट देखकर उसने राहत की सांस ली। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल मरे हुए लोगों से निपटने के लिए कर सकता था, लेकिन वह बहुत तंग आ चुका था। खास तौर पर उन मरे हुए जादूगरों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी टोबियास ने जो विस्फोट धातुएं बनाई हैं, वे पूरी तरह से काम करती हैं। दुख की बात है कि इन्हें बनाने की लागत और विस्फोट धातुओं की शक्ति इसके लायक नहीं है। एडी ने अभी जो इस्तेमाल किया है, वह प्रयोगात्मक उत्पादों के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। जैसे ही एडी के चारों ओर का काला धुआं गायब हुआ, उसने महसूस किया कि लगभग 40 शक्तिशाली मरे हुए लोग फिर से उसे घेर रहे हैं। मुझे लगता है कि दुश्मन चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे मरवाना चाहता है। एडी ने मरे हुओं की सेना के पीछे जेवी और रूबी की उपस्थिति को महसूस करते हुए सोचा। हालांकि एडी एक चौथे क्रम का साधक है जो इतने सारे तीसरे क्रम के मरे हुए लोगों से घिरा हुआ है, वह नुकसान में था। अगर लड़ाई एक सामने की लड़ाई होती तो उसे चिंता नहीं होती, लेकिन मरे हुए लोगों की सेना में उन मरे हुए जादूगरों की मौजूदगी ने एडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। पहले क्रम के मरे हुए जादूगर लगातार एडी के लिए परेशानी खड़ी करते थे और अपने निम्न स्तर के अंधेरे मंत्रों से उसे लगातार परेशान करते थे। अब चूंकि वहां तीसरे दर्जे के मरे हुए जादूगर थे, वे शक्तिशाली अंधकारपूर्ण मंत्रों का प्रयोग कर सकेंगे जो एडी को घायल कर सकते हैं या उसे इतने समय तक विचलित कर सकते हैं कि अन्य मरे हुए लोग उस पर घातक प्रहार कर सकें। तथापि चौथे क्रम का साधक ही होता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं तीसरे क्रम के मरे हुए लोगों के झुंड से हार जाऊं। एडी ने अपनी आंखें बंद कीं और एक विशेष चौथे क्रम के मंत्र का उपयोग करने का फैसला किया जो उसने भूतों के आक्रमण के बाद सीखा था। गलत दिशा, हमला करो। जावी और रूबी के आदेश के तहत उनके द्वारा बुलाए गए सभी मरे हुए जादूगरों ने एक ही समय में एडी पर विभिन्न प्रकार के मंत्र छोड़े। एडी को चकमा देते न देख जावी और रूबी मुस्कुराए और सोचा कि एडी की मौत पक्की हो गई है। यह देखकर जावी बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही मरे हुए जादूगरों के हमले एडी पर होने वाले थे, मानो एडी के चारों ओर एक अदृश्य रबर की दीवार खड़ी कर दी गई हो। हमलों ने अपना रास्ता बदल दिया और उन मरे हुए लोगों पर हमला कर दिया जिन्होंने एडी को घेर रखा था। बूम! यह देखकर रूबी और जावी दोनों के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई और वे गहरी हैरानी से एडी को देखने लगे। मिस डायरेक्ट एक विशेष प्रकार का कौशल जो 5 सेकंड के लिए तीसरे क्रम या निम्न क्रम के साधकों के किसी भी प्रकार के हमले को प्रतिबिंबित कर सकता है। यह कौशल एडी के ट्रम्प कार्ड में से एक था। अब कौन मुस्कुरा रहा है? एडी ने पूछा, जबकि उसके नीचे ज्वाला की लहर बनने लगी थी। इस दौरान जानवर तकनीक नंबर 7, दोष रहित टाइटन, लॉसन के शरीर के पीछे एक काले टाइटन की आकृति की एक भ्रामक छवि दिखाई दी। टाइटन 15 मीटर लंबा विशालकाय था। इसका पूरा शरीर काला था। इसके तीखे दांत और भेड़िए के पंजे थे। इसकी लाल आंखें चमक रही थीं। फ्लॉलेस टाइटन, यह नया है। जब हम पहले लड़ते थे तब उसने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। एडम लॉसन के पूरे शरीर को चमकता हुआ देखकर सतर्क हो गया। उसी समय उसने महसूस किया कि उसका आभा मंडल तेजी से मजबूत हो रहा है। कुछ सेकंड बाद काले टाइटन की भ्रामक छवि गायब हो गई, लेकिन लॉसन की आभा वैसी ही बनी रही। एडम, यह अंत है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस समय एडम को ऐसा लगा
जैसे लॉसन वाकई एक जंगली जानवर बन गया है। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसने अपनी समझदारी को त्याग दिया है और अपने जंगली स्वभाव को अपना लिया है। वर्तमान लॉसन का सामना करते हुए एडम बहुत सतर्क दिखाई दिया और लॉसन पर अंधाधुंध हमला नहीं किया। हालांकि वह बता सकता है कि उस कौशल का उपयोग करने के बाद लॉसन बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इस समय लॉसन कितना मजबूत हो गया था। यह देखकर लॉसन ने एडम की ओर उपहास पूर्वक देखा। एडम, तुम सचमुच पागल हो गए हो। तुमने खुद को खो दिया है। अतीत के एडम को तुम पर शर्म आएगी। लेकिन एडम ने उसके ताना मारने वाले शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चूंकि तुम्हें अपने परिवार की इतनी परवाह है, इसलिए शायद तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। प्रिय पत्नी, आपके पिछले बच्चे और उन सभी लोगों को नष्ट कर दोगे जिन्हें तुम प्यार करते हो। मानो ये शब्द एडम के लिए आखिरी धक्का थे। लॉसन की बातें सुनकर अद्विक एडम का शरीर कांपने लगा। उसका शरीर डर की वजह से नहीं कांप रहा था, बल्कि उसका शरीर शुद्ध क्रोध से कांप रहा था। लॉसन के शब्दों ने एडम की संवेदनशील नस को छू लिया था। कोई भी, यहां तक कि इको डोमिनियन साम्राज्य के सम्राट या अन्य साम्राज्यों के सम्राट ने भी एडम को उसके परिवार का उपयोग करके धमकाने की हिम्मत नहीं की। सभी को पता था कि यही उसकी अंतिम सीमा थी। जब बात उसकी पत्नी और उसके बच्चों की आती थी तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करता था। उसके शब्दों ने शांत शेर को सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया था। सोया हुआ शेर आखिरकार जाग गया था। बूम! एडी ने अभी अभी मरे हुओं से निपटना समाप्त किया था और अब 2 नेक्रोमैंसरों का शिकार करने में अपना समय लगा रहा था। अचानक उसे हत्या की तीव्र इच्छा महसूस हुई। हत्या की यह इच्छा इतनी हिंसक और दम घोंटने वाली थी कि एडी को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। भले ही वह चौथे क्रम का साधक था, यह केवल एडी ही नहीं था जो इस हत्या की मंशा का अनुभव कर रहा था। दोनों पक्षों के सैनिकों ने इस हत्या की मंशा को महसूस किया, चाहे वह ड्रैगनियन हो या नेक्रोमैंसर या दोनों पक्षों के उप कमांडर, सभी को हत्या की मंशा के कारण रुकना पड़ा। धमाका! क्या हो रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। कोई मुझे बचाओ। दोनों पक्षों के लगभग आधे सैनिक तुरंत जमीन पर गिर पड़े क्योंकि वे एडम की हत्या की मंशा का सामना नहीं कर सके। कुछ कमजोर सैनिक तो बेहोश भी हो गए। एडी ने अपने मालिक की तरफ देखा। एडम से घना लाल कोहरा निकल रहा था। एडम के चारों ओर की धुंध इतनी घनी थी कि एडी अब एडम या लॉसन को नहीं देख पा रहा था। मास्टर, एडी ने एडम के हिंसक पक्ष को देखा था। भूत के आक्रमण के दौरान भी एडम ने कभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं खोया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि किसी ने सोते हुए जानवर को जगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। एडी को लॉसन पर दया आ गई क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। जबकि युद्ध के मैदान में हर कोई एडम की हत्या की मंशा के कारण भयभीत या उत्पीड़ित महसूस कर रहा था, एक व्यक्ति ऐसा था जो यह देखकर बेहद खुश था। हा हा हा, यही है मिस्टर एडम। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। असली एडम वापस आ गया है। हालांकि लॉसन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी क्योंकि अगले ही पल ज्वाला से बना एक विशाल पंजा उसके शरीर पर लगा और उसे तोप के गोले की तरह उड़ा दिया। नरक की आग का पंजा! बूम! लॉसन को युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ उड़ते हुए भेजा गया। हमला इतना तेज था कि लॉसन को इसका पता भी नहीं चला। चांदी की चीट प्लेट पिघलनी शुरू हो गई थी। लॉसन जब क्रेटर से उठा तो एडम पहले ही उसके सामने आ चुका था। लॉसन, आज मैं तुम्हारे शरीर को चीर कर रख दूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा मेरे हाथों से न फाड़ दिया जाए। यह कहते हुए एडम ने लॉसन का बायां पैर पकड़ लिया और लॉसन को हवा में उछाल दिया। लॉसन ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को हवा में उड़ता हुआ पाया।
इससे पहले कि वह अपने आसपास की स्थिति को समझ पाता या आगे क्या करना है इस बारे में सोच पाता, एडम लॉसन के पीछे प्रकट हुआ, मानो वह टेलीपोर्ट हो गया हो। जब एडम की उपस्थिति को महसूस करके लॉसन ने पलटकर देखा तो उसके चेहरे पर मुक्का मारकर उसका स्वागत किया गया। बूम! इस मुक्का ने लॉसन को वापस जमीन पर गिरा दिया। लॉसन जमीन पर गिर गया, जिससे उसके नीचे एक और बड़ा गड्ढा बन गया। आह! लॉसन को लगा कि उसका पूरा शरीर टूट रहा है। उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द में था। हालांकि दर्द के बावजूद वह जल्दी से खड़ा हुआ और एडम को देखा, जो उससे 20 मीटर दूर खड़ा था। एडम के नीचे मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिकों की लाशें थीं। लॉसन के सामने जो एडम था वह पहले से बिल्कुल अलग था। वह पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसका चेहरा स्थिर था। उसके शरीर से लगातार लाल धुंध निकल रही थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।